गुड मॉर्निंग बच्चों। होमवर्क कंप्लीट हो गया है? लास्ट टाइम मोशन अंडर ग्रेविटी वाला इंडेक्स दिया था मैंने। मैच का टाइमिंग और टर्फ। आज कौन सा दिन है अभी? वेडनेसडे। यार वो सब तो तुम लोग बच्चे ही डिसाइड करते हैं। देखता हूँ, या तो मैं बताता हूँ ना। अब आज मैं या तो बुक कर देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। मुझे लगा तुम लोग कर रहे होगे। होमवर्क बताओ बच्चों। वो होमवर्क में डाउट बताओ। हाँ, पास वाला ही करेंगे। मेरे घर के नीचे ही 3 है टर्फ, तो मैं वहीं कर दूंगा। हाँ, आ सकते हो ना। तुम्हारे लिए ही है। मैं थोड़ी खेलने वाला। मतलब मैं खेलूंगा, तुम लोगों के लिए ही कर रहे थे। इंटेक्स 3 का 2 और 4। मैं यार, ये नदी क्रॉस करके एक वेस्ट मिड मिडो करके जगह है। हाँ, बापू पुल के पास। वहां पे खेत और नदी है। वहां पे एक छोटी सी कुटिया है, वहां पे रहता हूँ मैं। तो बच्चों हम लोग। हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा। इलुस्ट्रेशन 20 भी है। टूर्नामेंट तो नहीं रखेंगे, जितने बच्चे आएंगे उनमें ही हम लोग टीम बना लिया जाएगा और उनमें ही खेल लिया जाएगा। पहले इलुस्ट्रेशन देखते हैं क्रिस, फिर इंटेक्स का देखता हूँ। इलुस्ट्रेशन 20 देखो बच्चों। 20 में देखो क्या है। ये बोला गया है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग से कोई पार्टिकल को ऊपर को फेंका किसी यू स्पीड से, तो ये ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा। तो जिसको नीचे आने में टाइम कितना लग गया? कुछ t1 टाइम लग गया। और अगर हम लोग प्रोजेक्टेड अपवर्ड मीन्स ऊपर को फेंका गया। देखो, अपवर्ड मतलब ये ऊपर को फेंका गया है। अब श्रेष्ठ और विजडम आई वालों को भी इंग्लिश में दिक्कत आती है क्या? और अगर जब उसको हमने नीचे को फेंका, ये सिद्धि मराठा की होके इसको दिक्कत नहीं आ रहा है यार, ये क्या चल रहा है? श्रेष्ठ का तो विजडम आई था ना। माफ कर दिया गया है श्रेष्ठ तुझे। तो ये जब नीचे को फेंका गया, रायन है क्या? अच्छा अच्छा। तो ये सीधे नीचे को जाता है और इसको टाइम नीचे जाने में लगता है t2। तो आपको बताना है कि अगर मैं कोई पार्टिकल को केवल ड्रॉप कर दूं, नहीं, इसको तो यू स्पीड से फेंका गया नीचे को ना, इसको भी यू स्पीड से ऊपर को फेंका गया और इसको यू स्पीड से छोड़ दिया गया। यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी देख रहा हूँ। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू थी, इसके ऊपर को यू थी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ड्रॉप किया गया यहाँ से।
तो आपको बताना है कि ये कितनी देर में नीचे गिर जाएगा, वो जो टाइम आएगा t, वो टाइम t1 t2 का अंडर रूट होगा, रूट t1 t2 होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है ना ये? तो आप देखो क्या करोगे, जब आप यहाँ के लिए लगाओगे, यहाँ के लिए जब लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट तीनों ही केस में कितना होगा? अगर बिल्डिंग की हाइट h है तो चाहे ऊपर को फेंको, नीचे को फेंको या छोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तीनों ही केस में? ऊपर से फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगा ना, और अगर नीचे को गिरेगा तो साइन के साथ जब हम लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें y की वैल्यू माइनस एच डालेंगे ना, क्योंकि नीचे को है। तीनों केस में y की वैल्यू माइनस एच डालेंगे। इस केस में u को कितना डालोगे? पहले केस में u किधर है? ऊपर को है ना, तो u को प्लस u डालेंगे। किसी को कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना डालोगे बच्चों? पहले केस में g नीचे को था, दूसरे केस में g ऊपर को हो गया क्या? अब भी नीचे को है। तीसरे केस में g अब भी नीचे को है, g तो हमेशा ही नीचे को रहेगा ना। यहाँ का टाइम हमें पता है कितना है, t1। यहाँ का टाइम कितना है, t2। और यहाँ का टाइम हमें निकालना है। तो हम लोग पहले वाले केस के लिए y इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डालते हैं। y की वैल्यू माइनस एच, u की वैल्यू प्लस u, टाइम को t1, a को माइनस g इंटू t1 स्क्वायर। माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो ये h इक्वल टू माइनस u t1 हो जाएगा प्लस हाफ g t1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट केस के लिए अप्लाई किया। सेकेंड केस के लिए जब अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू तो क्या रहेगी, y की वैल्यू माइनस एच ही रहेगी, बस u की वैल्यू माइनस u हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा, t2। a की वैल्यू माइनस जी रहेगी, तो ये वैल्यू डाल दो इस वाले इक्वेशन में, तो अब आ जाएगा सेकेंड केस में माइनस एच इक्वल टू माइनस यू t2 प्लस हाफ माइनस जी t2 स्क्वायर। माइनस दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, और तीसरे केस के लिए जब आप अप्लाई करोगे, तीसरे केस में अप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच होगा, लेकिन यू तीसरे केस में जीरो है ना। ड्रॉप करने का मतलब है कि जीरो इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी ए की वैल्यू भी डाल दो यहाँ पर। तो आपको देखो किस चीज की वैल्यू निकालनी है, आपको रूट टू एच बाई जी ना, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको एच और जी के टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा ना। आपको यहाँ पर u आया है क्या इस इक्वेशन में, थर्ड में का आंसर चाहिए, तो u नहीं चाहिए। तो आपको इन दोनों इक्वेशन से अगर आप u हटा दोगे तो h और g के टर्म में आ जाएगा। तो जो h और g के टर्म में आएगा, वहां पे जहां पे ये टर्म रहेगा उसको t लिख देना, तो रिलेशन आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको t1 t2 और t को रिलेट करना है ना। t की वैल्यू h और g के टर्म में निकालना है पहले, तो यहाँ इन दोनों से u को हटाओ। u को कैसे हटा पाओगे, अगर मैं इसमें यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस टू t1 है और यहाँ पे u t2 है। डिवाइड नहीं करो बच्चों, इन इसमें t2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें t2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ t1 मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों ऐड कर दो तो u कट जाएगा ना। इक्वेशन 1 में
T2 मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 में T1 मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा H_T2 और इधर से आ जाएगा प्लस H_T1 इक्वल टू माइनस 2T1T2 प्लस 2T1T2 प्लस हाफ G T1 स्क्वायर T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर T1। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आई सभी को? कैलकुलेशन समझ आया? फर्स्ट इक्वेशन में T2 मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड में T1 और फिर दोनों को ऐड कर दिया है। अब देखो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, यहाँ पे देखो आप T1 T2 कॉमन कर लो, सॉरी H कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा H इंटू T1 प्लस T2, H कॉमन कर लो और इन सबों से हाफ G T1 T2 कॉमन कर लोगे तो इधर बचेगा T1 और इधर बचेगा T2। अब T1 T2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2H बाई G इक्वल टू T1 T2। अब देखो ये जो 2H बाई G है उसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ से T के टर्म में, इसको अंडर रूट को इधर करो, T स्क्वायर लिख सकते हो ना यहाँ पर, ये T स्क्वायर है, तो इसका मतलब T की वैल्यू आप लिख सकते हो रूट T1 T2। ठीक है बच्चों, तो मतलब अगर हम लोग एक बिल्डिंग पे खड़े होकर एक पत्थर को ऊपर फेंके और एक को नीचे फेंके तो जो टाइम लग रहा है ड्रॉप करने पे उनका ये रूट ऑफ T1 T2 टाइम लग रहा है। आप पढ़ोगे, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीन है, बाद में आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वगैरह, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वहां पे सिखाया जाता है ज्योमेट्रिकल मीन। नेक्स्ट बताओ। ट्वेंटी वन करें? 21 देख लो। यार ये कॉलेज से रिलेटेड बच्चों कोई भी डाउट रहे तो आप पंकज सर से पूछा करो, कॉलेज एडमिशन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही दिया हुआ है। 21 देखो, वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप। तो देखो भाई, एक टैप ले लिया है और इससे रेगुलर इंटरवल पे वाटर ड्रॉप फॉल हो रहे हैं। एट एन इंस्टेंट व्हेन द फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव, चौथा ड्रॉप जब यहाँ से निकलने वाला है चौथे नंबर का, तब तक तीसरा ड्रॉप कहीं यहाँ पे निकल के बाहर हवा में होगा, दूसरा कहीं यहाँ होगा, पहला कहीं यहाँ होगा। तो हमें बताना है फाइंड रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स। तो इन तीनों के बीच में हमें रेशियो चाहिए, इसके बीच का सेपरेशन, इसके बीच का सेपरेशन और इसके बीच का सेपरेशन के बीच में हमें रेशियो चाहिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि रेगुलर इंटरवल जो है, दो ड्रॉप के बीच में जो गिरने का रेगुलर इंटरवल है वो T है, हर T टाइम बाद एक ड्रॉप गिरता है। तो तो चौथा ड्रॉप अब गिरने वाला है, तब तक टाइम कितना हो चुका होगा? पहला ड्रॉप कब गिरा होगा? टाइम 0 पे पहला ड्रॉप गिरा होगा, टाइम 0 पर पहला ड्रॉप गिरा होगा, तो ये कितनी देर बाद गिरा होगा? है? ये T टाइम बाद गिरा होगा, ये 2T टाइम बाद गिरा होगा और ये 4T टाइम पर गिर रहा है। अगर हम स्टॉप वॉच को ऑन किए कर दें तो जब टाइम 0 था तब पहला ड्रॉप गिरा, फिर T टाइम बाद दूसरा ड्रॉप गिरा, ये 3T पे गिरा और ये 4T पे गिरेगा। तो अगर मैं ये सोचूं कि इसको कितना टाइम मिल गया हवा में गिरने के लिए, इसको बच्चों कितना टाइम मिल गया? अगर ये टाइम 0 पे गिरा था और अभी 4T टाइम हो रहा है, तो इसको 4T टाइम मिल गया ना हवा में नीचे गिरने के लिए। समझो, इसको कितना टाइम मिला नीचे गिरने के लिए?
टी टाइम पे गिरा था और अभी स्टॉप वॉच पे 40 टाइम हो रहा है, मतलब इसको टाइम कितना मिला, 3t टाइम मिला ना। इसको यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया, T2t, ये यार गड़बड़ यहाँ लिख दिया। हाँ ये ऐसे होगा ना, पहले को 0 पे गिरा था, दूसरा t पे, तीसरा 2t पर, चौथा 3t पर ना, हर टी टाइम बाद गिर रहा है ड्रॉप। तो अभी आपका टाइम कितना है, 3t टाइम है ना, तो इस टाइम में से गिरने का टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टाइम आ जाएगा कि कितनी देर तक वो हवा में गिरा है। समझ आ रहा है बच्चों? अभी करंट टाइम आपका 3t है और जिस टाइम पे गिरा था वो टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो 3t से, तो वो कितनी देर तक हवा में रहा वो आ जाएगा। तो पहले ड्रॉप के लिए, फर्स्ट ड्रॉप के लिए जर्नी का टाइम कितना है, 3t। सेकेंड ड्रॉप के लिए अगर जर्नी का टाइम देखोगे तो 2t। थर्ड ड्रॉप के लिए जर्नी का टाइम t, और फोर्थ ड्रॉप के लिए अभी जस्ट वो गिरेगा, अभी गिर नहीं पाया है ना, तो 0 टाइम। ये बात सबको क्लियर है? उनके जर्नी का टाइम लिख दिया है। तो अब देखो यहाँ पर सारे ड्रॉप देखो केवल नीचे को गिर रहे हैं ना, तो पहले ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर, तो हम लोग इसमें डालेंगे y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में। पहला ड्रॉप नीचे कितना गिरा है, तो u की वैल्यू क्या है, ड्रॉप सब रेस्ट से गिर रहा है ना, ड्रॉप जो भी है वो ड्रॉप हो रहे हैं ना, टैप से धीमे से निकलते हैं फिर गिर जाते हैं, तो 0 स्पीड से गिर रहे हैं। a की वैल्यू -g और टाइम 3t, फर्स्ट ड्रॉप के लिए अभी बात कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9/2 GT स्क्वायर। माइनस बस ये बताएगा कि नीचे गिर रहा है, लेकिन गिरा कितना है नीचे, फर्स्ट ड्रॉप 9/2 GT स्क्वायर वो गिर चुका है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, एक मिनट रुकना। ठीक है बच्चों, पहला ड्रॉप इतना गिर चुका होगा ना। सेकेंड ड्रॉप का अगर देखोगे तो सेकेंड ड्रॉप के लिए जर्नी का टाइम कितना मिला हुआ है, 2t जर्नी का टाइम है। सेम चीज उसके लिए भी लगाओगे, u वाला पार्ट तो 0 ही रहेगा, सेकेंड के लिए भी हाफ GT स्क्वायर में डालोगे ना, यहाँ पे t की वैल्यू 2t डाल दोगे, तो कितना हो जाएगा सेकेंड ड्रॉप के लिए जब डालोगे तो, माइनस बता रहा है वो नीचे गिरा है, बट गिरा कितना है, 2GT स्क्वायर। या इसको अभी ऐसे ही लिखता हूँ ना, 4/2 लिखता हूँ ताकि कंपेयर करने में इजी रहे। तीसरे ड्रॉप के लिए देखोगे तो टाइम कितना लिख दोगे यहाँ पर, तीसरे ड्रॉप के लिए यहाँ पे टाइम t रहोगे लिखोगे, तो ये कितना रहेगा, हाफ GT स्क्वायर ही हो जाएगा, ये हाफ GT स्क्वायर गिर चुका है और ये अभी जस्ट गिरने वाला है। तो अब इनके बीच की सेपरेशन कितनी होगी, पहले दूसरे ड्रॉप के बीच की सेपरेशन निकालनी है, तो दूसरा ड्रॉप ये गिरा हुआ है, तो जो दूसरा ड्रॉप गिरा और पहला गिरा, इनके बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो पहले दूसरे के बीच का सेपरेशन कितना आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 5/2
GT²। फिर दूसरे तीसरे के बीच में से प्रेशर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 GT²। ये समझ आ रहा है ना? दूसरे तीसरे में निकालना है तो तीसरा कितना गिरा, दूसरा कितना गिरा, वो सब्ट्रैक्ट कर लो। और तीसरे और पहले के फोर्थ के बीच में निकालना है तो इनका डिफरेंस ले लो। तो इनके बीच की सेपरेशन देख लो बच्चों, किस रेशियो में आ रही है? 1 ये 1:3:5 हुई ना? कुछ समझ आया बच्चों क्या हो रहा है? नोट कर लो जल्दी, फिर अगला करते हैं। अब इन टेक्स्ट में डाउट देखते हैं। हाँ सानिध्य, यही है एड्रेस। सानिध्य ने नेट पे एड्रेस खोज निकाला। तो अभी आया नहीं ना नासिक? अबे डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट वीक तक आओगे? अबे तुम लोगों ने तो सारे ही डाउट डाल दिए। 1 2 3 4 है कि नहीं डाउट में? 4 नहीं है, 1 2 3 है ना? 4 भी है, 5 भी है, सब कर दिया है यार। चलो बच्चों, तो अब मेरा होमवर्क स्टार्ट होने वाला है। तो देखो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है। द स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2.05 सेकेंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द वेल। वेलोसिटी ऑफ द साउंड। देखो क्या है, ये एक कोई मान लो वेल है। ऑफलाइन यार अभी कुछ फाइनल हो नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट कुछ अभी तक क्लियर बता ही नहीं रही है कि करना है या नहीं। सब तो खोल दिया, बट अपना क्लास का ही बस है। जैसे कुछ फाइनल बताएगी तो खोल दिया जाएगा। शायद हो जाए, मेरे हिसाब से सब खोल रहे हैं तो अब बोल ही रहे अपना भी। तो अब देखो यहाँ पे कुएं में कुछ आपने ऊपर से गिराया। अगर आप
इसको गिराओगे तो क्या होगा, पहले इसको नीचे गिरने में कुछ टाइम लगेगा, फिर जैसे ये जाके पानी में टकराएगा तो टकराते ही साउंड क्रिएट होगा और फिर साउंड ऊपर आएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, इसको गिराने के बाद साउंड आने में टाइम कितना लगेगा, पहले इसको नीचे जाने का टाइम, फिर साउंड के ऊपर आने का टाइम। बच्चों समझ लो ये बात, आपको बोला जा रहा है कि स्टोन के ड्रॉप करने के बाद 2.05 सेकेंड टाइम लगा है। स्टोन को ड्रॉप करने के बाद ऊपर आने में टाइम कितना लगा है, 2.05 सेकेंड साउंड को आने में टाइम लगा। तो इस टाइम में दो चीजें हुई होंगी ना, एक तो स्टोन नीचे गया होगा और फिर एक साउंड ऊपर आया होगा। पूरा ये टाइम कितना है, इतना। ठीक है बच्चों, स्टोन गिरने के इतनी देर बाद जाकर के साउंड आया। और ये आपको देखो डेप्थ दी हुई है 19.6 मीटर। ठीक है, तो नीचे गिरने का टाइम कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया है ना कि अगर आप कोई चीज को ड्रॉप करोगे एच हाइट से तो नीचे गिरने का टाइम कितना आता है, √2h/g। इनकी वैल्यू डाल दो, ये सब वैल्यू जो फॉर्मूला निकाला था इसमें सब साइन डालने के बाद निकाला था ना। एच लिखा है, जी लिखा है, तो ये केवल मैग्नीट्यूड है ना। जब वाई लिखा रहेगा, यू लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाले इक्वेशन में उसमें साइन के साथ डालना है ना। ये सब साइन के बाद फाइनल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो कितना बोला गया है, 2 इंटू 19.6, जी की वैल्यू 9.8 है। तो ये √4 मतलब 2 सेकेंड, मतलब स्टोन को नीचे गिरने में कितना टाइम लग गया है, स्टोन को नीचे गिरने में 2 सेकेंड लगे हैं। समझो बच्चों, स्टोन को नीचे गिरने में 2 सेकेंड लगे हैं, तो साउंड को ऊपर आने में कितना टाइम लगा, फिर टोटल टाइम है 2.05 सेकेंड। 0.05 सेकेंड ना, जो यहाँ पे साउंड है इसमें जो टोटल टाइम है उसके दो पार्ट हैं। इतने टाइम में तो स्टोन नीचे गिरा था, फिर इतने टाइम में साउंड ऊपर आया था। अब साउंड जब ऊपर आ रहा होगा ना, साउंड जब ऊपर आ रहा होगा तो जी की वैल्यू, जी इस पे एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। साउंड जब ऊपर आ रहा होगा तो उस पे जी की का इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। आएगा। जब अमान, सिद्धि, आयुष ये लोग कुछ बोलते हैं रूम में तो आवाज ऐसे निकलती है, फिर जमीन पे गिर जाती है, ग्रेविटी नीचे खींच लेती है। अबे तुम लोग के साउंड पे कब से ग्रेविटी का इफेक्ट आने लग गया, तुम लोग बोलते हो और आवाज गिर जाती है नीचे क्या। साउंड पे ग्रेविटी का थोड़ी इफेक्ट होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट जिनके पास मास होगा उस पे पड़ता है ना। मास मास को अट्रैक्ट करता है, साउंड में थोड़ी कोई मास है, साउंड तो वेव है ना, वो ट्रेवल कर सकता है बिना एक्सेलरेशन के ना, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो साउंड की मान लो ऊपर कोई स्पीड भी है तो साउंड को ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है और कांस्टेंट स्पीड से चलना है ऊपर को। साउंड की स्पीड कांस्टेंट होती है ना, उस पे जी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऊपर आने में टाइम कितना लगेगा, आपको स्पीड v निकालनी है तो आप ऊपर कितना चलना पड़ेगा। ये देखो अब ये कवर किया जा रहा है, पहले तो साउंड पे ग्रेविटी का इफेक्ट लगा दिया गया, फिर सिद्धि उसको कवर भी कर रही है। ऊपर डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दोगे साउंड के लिए तो उसकी स्पीड आ जाएगी ना। सुबह 8 बजे से रखेंगे यार। अब ये डिवाइड करो और देखो कितना आ जा रहा है, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा ना। हाँ 2 घंटे खेलेंगे तो। हाँ इस संडे टेस्ट नहीं रखेंगे, इस संडे खेल ही लेते हैं। श्रेयस कहाँ से आना है तुम्हें,
अरे यार, यार इतनी दूर से तो क्या ही खेलने के लिए आओगे? तुम लोग तो घर पे रक्षाबंधन ही मना लो। इतनी दूर से कौन खेलने के लिए आएगा? टर्फ यार मेरे को नाम नहीं पता, ये नीचे 3-4 टर्फ है, उन्हीं में से कहीं कोई जगह रख लेंगे। तुम लोग तो रहने दो यार। तुम लोग घर पे रक्षाबंधन बनाओ, राखी बांधो और मिठाई खाओ और खुश हो जाओ। तुम्हारे बदले भी मैं बैटिंग कर लूंगा 2-3 बार। जो जो नहीं आ पाएंगे उनकी बैटिंग मैं कर लूंगा। यार अगर ये बच्चे नहीं आ पाएंगे तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा। बाकी हम लोग वीडियो भी बना लेंगे और उसमें बता भी देंगे कि कौन सी बैटिंग किसके बदले चल रही है। तुम लोग कब तक आ पाओगे फिर बताओ, क्या तुम लोग के लिए टाइम है सुटेबल? 9 बजे तक? हाँ, खुशी तो ने सही बात की। जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब आ जाएगी। ठीक है, तो 9 to 11 ही रख देंगे। 9 to 11 ही रख देते हैं यार, इनका भी ध्यान रख लो जो दूर से आने वाले हैं। सिद्धि जब दूर वहां से घर दिखेगा ही तो वहां से टर्फ भी दिखेगा, तू वहीं से भी देख भी सकती है। नहीं भी आएगी तो चलेगा। यार यार टर्फ का नाम मुझे पता नहीं यार। आज पता करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया टर्फ वगैरह कौन से हैं। बच्चों को शायद पता होंगे यार। नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ यार किधर आना है ना। ईशान यार ये, अबे सानिध्य तूने अभी मुझे मैसेज किया था ना, वो फिर से एक बार ग्रुप पे मैसेज कर दे। सानिध्य वो एड्रेस मैसेज कर दे। हाँ वही दे रहा हूँ, सानिध्य बताने वाला है अभी। वो पूरा तूने जो गूगल पे डाल के एड्रेस निकाला था वो वाला डाल देना। अच्छा ठीक है। अबे ईशान यार, अब वो तू तू तो किधर पंचवटी साइड रहता है ना शायद। नहीं ना बेटा, इधर वाला ज्यादा अच्छा है, देख एकदम खुली हवा रहेगी। नदी का पानी की आवाज आवाज रहेगी। एकदम नेचुरल फीलिंग आएगी। कहाँ उधर तुम। नेचर के बीच में हम लोग खेलेंगे यार, उधर कहाँ तुम खेलोगे।
चोपड़ा लॉन के पास में। नहीं, वो नेट लगा रहेगा। प्रतीक नेट लगा रहेगा भाई, बॉल पानी में नहीं जाएगी, तुम टेंशन नहीं लो। अलग ही टेंशन है जिंदगी में लोगों के। यार बैट बॉल, हाँ ये बात जो ध्यान रखना, इस बार बैट बॉल लेके भी 12th वालों का जब मैच था तो कोई आया नहीं था, सब बोले सर कि यहाँ रहता है, और कुछ नहीं था ढंग का वहाँ। बैट की जगह पता नहीं क्या था भाई, बहुत मुश्किल से खेल पा रहे थे हम लोग। बैट बॉल लेके आना, इनके सहारे मत रहना कि इनके पास सब कुछ होगा। बॉल तो रहता ही है इनके पास, लेकिन बैट तो ले ही आना यार, बैट लास्ट मोमेंट पे कहाँ से लाएंगे। यार स्ट्रेट ड्राइव पर अगर हो तो तुम बुक भी कर दो इस शाम। पैसे वगैरह मैं दे दूंगा बाद में, उस टाइम पे जब खेलेंगे हम लोग। बट बुक कर दो, बाद में टाइम का भी दिक्कत रहता है। टेनिस बॉल से ही खेलेंगे यार, और किससे खेलेंगे। हम लोग को अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं। रबर की बॉल से, अरे यार अद्भुत। रबर की बॉल ज्यादा तेज लगती है, टेनिस बॉल सॉफ्ट रहती है। अच्छा अच्छा। देखो यार अभी तो बहुत टाइम है, क्या हो गया है तुझे। फीवर वगैरह तो 1-2 दिन में सही हो जाएगा। जुकाम यार, और जुकाम के लिए तू 1 हफ्ते से हो गया, और अभी अगले 1 हफ्ते और वेट करेगा। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ाई करते हैं। मैच का अब जो भी होगा शेड्यूल हम लोग। मैं ही बुक कर दूंगा, तुम लोग जाने दो, मैं बुक करके सैटरडे को फ्राइडे को अगली क्लास में सब डिटेल बता दूंगा। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी बच्चों। हाँ ग्रुप पे शेड्यूल डाल दूंगा, जैसे अपने क्लास का शेड्यूल आता है वैसे मैच का शेड्यूल बना के डाल दूंगा। देखो बच्चों, ये सॉल्व करके 392 आ गया। खेलने के बाद मैं 5 मिनट पहले निकल लूंगा, पार्टी वार्टी की बातें नहीं करो तुम। यार वो जब कोविड का टाइम नहीं था तब ऐसा करते थे। तब अगले संडे को फिर लेके जाते थे उधर, साधना वाला मिसल पाव वाला रहता था ना, उधर जाते थे। अभी कहाँ ये सब हो पाएगा। और देखो ये बच्चों को खिलाने का काम मैं करता था, और साधना लेके जाने का काम बीजेएम सर करते थे। तो मैं अपना काम कर दूंगा, खिलाने वाला काम। साधना ले जाने का काम बीजेएम सर को बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, वो लेके जाएंगे। वो आने वाले हैं, उनको बोलो कि जल्दी आए। मैच हो गया है, होने वाला है, फिर साधना जाना पड़ेगा। अरे वो उनको आने वाले हैं अब, वो कुछ दिनों में।
वो एक्चुअल में आने वाले हैं ही, उनको इधर अभी नासिक आना था तो इसलिए बोल रहा था। चलो बच्चों अब ये देखो, तो देखो यहाँ पे क्या है, अ बॉडी रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट एच। रिलीज्ड का मतलब हुआ कि जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया है। आफ्टर 2 सेकेंड इट इज स्टॉप्ड एंड देन इंस्टेंटेनियसली रिलीज्ड। हाँ लेकिन बीजीएम सर लेके जाएंगे, ये बोल रहा हूँ। मेरा काम खिलाने वाला था, मैं खिलाने का के लिए लेके जा रहा हूँ, वो पार्टी कराने ले जाएंगे। What will be the what will be its height after 2 seconds? तो नेक्स्ट 2 सेकेंड के बाद उसकी हमें हाइट बतानी है। तो इसमें क्या ही हुआ है यार, देखो एक बार आपने छोड़ा 2 सेकेंड पे कहीं यहाँ पहुंचा, और फिर आपने इसको यहाँ पे पकड़ के फिर से छोड़ दिया। पकड़ के फिर से छोड़ने से क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ इसको पकड़ लोगे और फिर से छोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। तो फिर से एक तरह से जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप हो गया, तो अगले 2 सेकेंड में, तो अब अगले 2 सेकेंड में क्या होगा, जब टाइम यहाँ 4 सेकेंड हो चुका होगा, तो जब यहां से ड्रॉप किया था तो 2 सेकेंड में जितना गिरा होगा वही फिर से रिपीट होगा। फिर से यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो फिर से 2 सेकेंड और नीचे गिरा। तो पहले 2 सेकेंड में पहले देखो कितना गिरा है, पहले 2 सेकेंड में कितना गिरा है, इसको वाया ही लिखे रहने देते हैं। -20 ना, -20 मतलब माइनस बता रहा है नीचे को गया और 20 नीचे आया है। तो अगर आप रेस्ट से छोड़ते हो तो 2 सेकेंड में 20 गिरता है, तो फिर से वही चीज हुई है, फिर से यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा गया तो फिर 2 सेकेंड में 20 और गिर जाएगा। तो अब ग्राउंड से हाइट कितनी बची होगी, h-40 ना। ग्राउंड से हाइट बतानी है बच्चों। ये ध्यान रखना कि ये जो माइनस वगैरह होता है ये सब साइन डायरेक्शन बताता है ना, आप डायरेक्शन देख लिए, इसको मत लिखना है कि यहाँ पे -20 लिख रहे हो। समझो ना, आपका ये बीच का गैप कितना है, 20 है, ये बीच का गैप लिखा हुआ है ना, वो नीचे गिरा है, ये माइनस बस ये बताता है। चीजों को समझो ना, ये नहीं कि जो आया बस उठा के रख दिया, मतलब समझो और फिर अप्लाई करो उस चीज। सेकेंड ठीक है बच्चों, हो गया नोट, आगे चलें। यार ये जो नीट वाले जितने भी बच्चे हैं, तुम लोग मुझसे अलग से डाउट पूछ लिया करो ना, तुम्हारे जो भी मॉड्यूल के डाउट इसमें उसमें भी होंगे ये सब क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। तो तुम लोग का जो भी डाउट रहेगा तुम लोग मुझसे अलग से डाउट सेशन पूछ के कर लेना, हम लोग अलग से डाउट सेशन लगा के कर देंगे ना। मैं नीट वालों का एक अलग ग्रुप बना देता हूँ, उस पर हम लोग ये सब डिस्कस कर लेंगे। हाँ बाकी बायो का कोई डाउट हो अगर नीट वाले बच्चों को, तो विजय सर उसका डाउट ले लेते हैं। आगे बताओ, तीसरा भी था, तीसरा देखो क्या है, a ball is dropped from a top of a tower 100 meter high
हाँ, ये तो देखा, मैंने भी वीडियो देखा था, वो अथाह ज्ञान वाला जो बायो का वीडियो था उनका। मुझे भी पहली बार पता चला कि यार सर के पास तो मैथ्स से ज्यादा तो बायो का ज्ञान है। ये क्या है भाई, मेरे ऊपर से चला गया ये। सिमरन थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बोल भाई। अच्छा, ये अलग कोई वीडियो है? अच्छा, क्या बात है। हाँ, मुझे भी भेज देना यार, मैं भी एक बार देख लूंगा क्या है ये। हाँ, पहले पढ़ाता था यार, बहुत पहले पढ़ाता था फिर। तो यार हाँ, भेज दिया, अब मैं देख लूंगा आराम से। अभी थोड़ा यार डाउट कर लेते हैं, 1 घंटा होने को आ गया, अभी डाउट ही कर रहे हैं, पढ़ाना भी है। ट्वेंटी 5 सेकेंड ही है, देखते हूँ 2 मिनट। ये तो भाई बहुत ही महान आदमी कोई लग रहा है। लिंक भाई डाल दो, बाकी जिनको देखना हो उनके लिए। बट ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कि कुछ भी समझ नहीं आया यार, क्या बोला इन लोगों ने। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या है। एक पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया गया, और एक को ऊपर को फेंका गया है। लोग पता नहीं यार, तालियां वालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। समझ मेरे हिसाब से किसी को कुछ नहीं आया होगा कि क्या बोला गया, बट इंग्लिश में बोला, इसलिए लगा कि कुछ अच्छा ही बोला होगा, ताली बजा देते हैं। हाँ, एसेंट तो भारी था एकदम। तो देखो बच्चों, अब ये अगला प्रॉब्लम करते हैं। हमें तो फिजिक्स ही बनाना पड़ेगा आउट ऑफ टाइम। तो देखो बच्चों, यहाँ से ऊपर से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, और नीचे से एक पार्टिकल को फेंका गया है सेम टाइम पे। तो ये कितनी देर बाद क्रॉस करेंगे, हमें ये निकालना है। समझो। तो मान लो कि ये मान लो पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। तो ये जब क्रॉस कर रहे होंगे, तो मान लो कहीं यहाँ आ चुके हैं। ए वाला यहाँ आ चुका है, बी वाला ऊपर आ चुका है। तो ए वाला नीचे कितना आ गया है, कुछ एच ए, और बी वाला कितना ऊपर आ गया है, एच बी, है कि नहीं। तो एच ए और एच बी, ये केवल हाइट है ना, इसमें कोई साइन की बात नहीं है। एच ए और एच बी ये मैग्नीट्यूड है, तो इनका सम कितना होगा,
एच ए और एच बी ये सम कितना आ जाएगा बच्चों? 100 मीटर आएगा ना। और बाद में हम देखेंगे कि इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी से भी करेंगे ना। रिलेटिव वेलोसिटी से तो ये बहुत सिंपल है, बट अभी नहीं पढ़ा है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब अगर हम लोग ए के लिए सोचे तो ये इसको टी टाइम में ये नीचे आया और टी टाइम में ये ऊपर आया है ना, टाइम दोनों के लिए सेम है। ए के लिए जब सोचोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे ए का? माइनस एच है ना, यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू माइनस जी है। तो इस वाले फॉर्मूले में डाल दो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी की वैल्यू अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो यहां से हमें आ जाएगा एच ए इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फिर बी के लिए लगाते हैं। बी के लिए जब यही चीज लगाएंगे तो y कितना लिखोगे? b ऊपर गया है ना, ऊपर को, इसलिए प्लस एच बी। उसको ऊपर को फेंका गया है तो उसकी वेलोसिटी प्लस 50 है। a की वैल्यू माइनस जी रहेगी। और b के लिए अब लिखोगे तो y इक्वल टू y मतलब प्लस एच बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा एच ए प्लस एच बी इक्वल टू 50 टी। एच ए प्लस एच बी की वैल्यू 100 है, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। समझ आया बच्चों क्या क्या किया है? बच्चों समझ आया? ये क्या है सिमरन? 1 आवर? हाँ 1 घंटे हो गए यार। यार अब बाकी बचे हुए डाउट अगली क्लास में करते हैं। अब 1 घंटा पढ़ लेते हैं ना। और इतने डाउट करने के बाद हो सकता है कि अब तुम लोगों को भी कई क्वेश्चन तो खुद से सॉल्व हो जाए ना। डाउट बताने के बाद थोड़ा तो अब और समझ आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों अब 1 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप एक बार फिर से ट्राई कर लो। कुछ डाउट अब नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। हाँ यार अब ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, नहीं तो ज्यादा होमवर्क दो। बट मॉड्यूल तो यार कराना ही पड़ेगा ना, मॉड्यूल तो ऐसे ही होता है। कर लेंगे जाके जो भी होगा दिक्कतें। तो अब देखो हम लोग आगे चल रहे हैं। देखो बच्चों हम लोग अब आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं।
तो देखो इसमें क्या क्या हमने देखा, एक तो हमने देख लिया जब एक्सेलरेशन 0 होगा वो वाला केस, दूसरा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वो वाला केस, और तीसरा जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा वो वाला केस। तो तीसरा वाला केस अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, तीसरे वाले केस में भी 3 केस थे। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो इसमें 3 केसेस होंगे, एक तो ए फंक्शन ऑफ टाइम है, या ए फंक्शन ऑफ एक्स है, या ए फंक्शन ऑफ वी है, ऐसे 3 केसेस होंगे ना। तो हमने पहले केस में देख लिया कि जब ए फंक्शन ऑफ टी होगा तो ए को क्या लिख लोगे, जब ए फंक्शन ऑफ टी होगा तो ए को डीवी बाई डी टी लिखोगे ना, और dt को दूसरे साइड ले जाओगे, इंटीग्रेट कर लोगे, लिमिट वगैरह डाल दोगे। फिर दूसरा केस देखा था जब a फंक्शन ऑफ x होगा तो a को क्या लिख लेंगे, v dv बाई dx। फिर इसको dx को दूसरे साइड ले जाएंगे। अबे क्रिस, अब अगली क्लास में बता दूंगा ना भाई, फिर से एक बार ट्राई करना। और इसके तो वो भी भेजे हुए थे मैंने, सॉल्यूशंस भी भेजे हुए हैं, एक बार वो भी रेफर कर सकते हो। और एक चीज और है, जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था उस साल के भी वीडियो में ये डाउट्स डिस्कस रहते हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। काइनेमेटिक्स का लास्ट ईयर वाला जो वीडियो होगा यूट्यूब पे सब पड़े हुए हैं ना, उसमें भी एक बार मैंने होमवर्क किया होगा तो वो भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में 1 घंटे डाउट बता दूंगा, आप थोड़ा पढ़ा लेने दो। ठीक है बच्चों, सेकेंड केस ये हो गया। अब थर्ड केस हमें आज स्टार्ट करना है ना। थर्ड केस में हमें अब आज स्टार्ट करना है कि अगर ए फंक्शन ऑफ वी है, ए अगर फंक्शन ऑफ वी है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर हम ए को डीवी बाई डी टी लिखते हैं ना, अगर हम ए को डीवी बाई डी टी लिखते हैं तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीवी वी वाले टर्म एक साइड कर लो और दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। ये रास्ते से भी हम कर सकते हैं। क्रिस, शांति बना भाई, 1 घंटे डाउट बहुत है, 1 घंटे आगे भी पढ़ने दे। आज पूरा तुम मूड बना के आया कि आगे नहीं पढ़ना है, न पढ़ाने दूंगा। फिर ये देखो सेकेंड, देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए का दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है, वी डीवी बाई डी एक्स। तो ए को हम ये लिख सकते हैं, फिर वी वाले टर्म सब एक साइड कर लो और दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, तो ये भी कर सकते हैं। तो मतलब जब ए फंक्शन ऑफ बी होगा तो वहां पे हमारे पास दोनों रास्ते हैं ओपन, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो करना कौन सा है वो कैसे डिसाइड होगा, क्वेश्चन को देख करके। क्वेश्चन में अगर टाइम की लिमिट दी है तो ये वाला सॉल्व करो, अगर पोजीशन की दी है कि इस पोजीशन पे ये स्पीड थी, इस पोजीशन पे स्पीड बताओ, तो ये वाला यूज करो। समझ आ रहा है बच्चों। क्रिस यार, अब लास्ट ईयर वाले वीडियो से भी डाउट देख सकता है, कुछ नए नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, पढ़ाने दे। तो अब देखो, जैसे मान लो ए इक्वल टू वी दिया है आपको, और बोला जाए कि टाइम 0 पर अगर वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम 5 सेकेंड पर वी की वैल्यू बताओ। अगर आपको टाइम की लिमिट दी है और फिर सॉल्व करना है तो कर डालो जल्दी से सॉल्व।
ये सब मैंने रिवाइज कराया, यहाँ से लिखो, जल्दी लिखो। और डायरेक्ट मैसेज मत कर क्रिस, तू तब से डायरेक्ट मैसेज ही कर रहा है, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। अब दिखना बंद हो गया मुझे अब डायरेक्ट मैसेज। ठीक है बच्चों, अब करते हैं। तो जब हमें टाइम के टर्म में दिया हुआ है तो हम ए को टाइम के टर्म में लिखेंगे। टाइम के टर्म में क्या लिखेंगे? डीवी बाई डी टी। ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी की वैल्यू वी दी है, फिर वी वाले टर्म एक साइड कर लेंगे और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। टाइम 0 पे v की वैल्यू 1 है और कोई टाइम t पे यहाँ पे v। पहले शुरू में हम लोग t के टर्म में ही निकालते हैं ना, बाद में t की वैल्यू डालते हैं। तो इधर हो जाएगा ln b, केवल dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा 0 से t। यहाँ लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा ln b माइनस ln 1। ln 1 ना 1 0 होता है ना, ln 1 0, तो ये आ गया ln b इक्वल टू t। जब ln को आप दूसरे साइड करोगे तो ये v इक्वल टू e के पावर t आ जाएगा ना। ये स्टेप याद कर लो कि जब भी कहीं पे ऐसे लिखा रहे ln a इक्वल टू b, ln दूसरे साइड जाता है तो आप इसको ऐसे लिख देते हो। ठीक है बच्चों, ln दूसरे साइड जाके e बन जाएगा, e के पावर b हो जाएगा। लॉग में पढ़ चुके हो गए ये सब। तो अब इसमें जो भी टाइम डालोगे उस टाइम का आपको वेलोसिटी आ जाएगा। तो आपको अगर टाइम 5 सेकंड पे चाहिए तो टाइम 5 सेकंड डाल दो यहाँ पे, तो यही आपका फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? चलो ये करो, अगर a इक्वल टू कुछ b स्क्वायर दिया है, x इक्वल टू 0 पे स्पीड बताई गई है, तो x इक्वल टू 2 पे स्पीड निकालनी है। वीडियो हैंग कर रहा है यार।
कुछ लैग लग रहा है क्या बच्चों? बच्चों कुछ लैग लग रहा है? वीडियो में वही मुझे भी लग रहा है, थोड़ा सा वीडियो में लैग लग रहा है। ठीक है, e के पावर 2। तो देखो इस बार a फंक्शन ऑफ v दिया है और ये x के टर्म में लिमिट दी हुई है ना, x के टर्म में दिए, तो इस बार हम a को v dv by dx लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा v dv अपॉन में v स्क्वायर इक्वल टू dx, और दोनों साइड फिर इंटीग्रेट कर लेंगे ना। यहाँ पे 1 बाई वी आएगा, 1 बाई वी का पहले लिमिट डाल देते हैं, dv बाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है समरन ना, वो डिपेंड करेगा क्या फंक्शन है। अभी मैं जो फंक्शन दे रहा हूँ उसमें ऐसा आ जा रहा है ना, बट कुछ भी हो सकता था। मान लो यहाँ वी क्यूब होता है, ए इक्वल टू वी क्यूब, तो फिर ई के टर्म में नहीं आता ना। एक्स इक्वल टू 0 पे वी की वैल्यू 1 थी, कोई एक्स पे वी की वैल्यू निकालनी। हाँ, फिर उस टाइम पे अलग होता। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा एल एन बी माइनस एल एन 1 इक्वल टू एक्स। एल एन 1 0 हो जाएगा, तो एल एन बी इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब v इक्वल टू ई के पावर x। अब x की जो भी वैल्यू बोली गई है, x इक्वल टू 2 पे हमें फाइंड करना है, तो 2 डाल देंगे। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन बच्चों देखो एकदम आसान है ना। हाँ सिद्धि, वो कर लेंगे यार, जो भी होता है। अभी ये जो कर रहे हैं अभी उस पर फोकस करो। समझो बच्चों, वेरिएबल एक्सीलरेशन एकदम आसान चीज है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अब हम लोग को अगला टॉपिक शुरू करना है ग्राफ। तो ग्राफ में एक तो जो हमने उन्हें पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें कोऑर्डिनेट का यूज करके ग्राफ पढ़ाया था, वो कर लिया सबने? कोई बच्चा है ऐसा जिसका भी ग्राफ पेंडिंग है? पहले 4 लेक्चर में वो ग्राफ पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सब। तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला आज रिक्वायर्ड है, सबने कर लिया है। बैकलॉग नहीं, याद नहीं है तो चलेगा, वो तो मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा। हाँ, और कैलकुलस का यूज करके ग्राफ ड्राइंग। कैलकुलस वाला ग्राफ मैंने दोबारा नहीं पढ़ाया था, केवीपीवाई वाले क्लास में पढ़ाया था। बाद में बोला था कि कैलकुलस के चैप्टर में कि ग्राफ बाद में पढ़ाऊंगा जब। तो अब देखो बच्चों, हम लोगों को ग्राफ शुरू करना है। ग्राफ के लिए आपको 2 टाइप की चीजें लगेंगी। एक तो ग्राफ बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और दूसरा ग्राफ बाय कैलकुलस। और एक पेंसिल और एक पेन भी लगेगा। वेरी गुड सिद्धि। सिद्धि का कॉमन सेंस तो बहुत ज्यादा इंप्रूव करता जा रहा है। और 2-3 बादाम भी लगेंगे ताकि वो पेंसिल सही से चला पाए। अरे अरे, ये तो श्रवणी के साथ बहुत ही नाइंसाफी हो गई। कोई ग्राफ ही नहीं पढ़ाया गया श्रवणी को आज तक।
और यहाँ दो दो तीन तीन तरह के ग्राफ की बातें चल रही हैं। पेंसिल बादाम और क्या क्या लग रहा है, कैसे होगा श्रवणी अब? तो बच्चों अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ग्राफ बाई कोऑर्डिनेट, इसको हम लोगों ने एक बार देख चुके हैं। मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स वाला जो अपना टॉपिक था, उसके पहले 4 लेक्चर में ये पढ़ाया था। तो ये तो सबको पता होगा। श्रवणी ये तो पता होगा तुझे, ग्राफ बाई कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सब सिखाया था। बच्चों ये वाला नहीं किया है कोऑर्डिनेट वाले के क्वेश्चन? बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, जल्दी बोलो। तो देखो बच्चों, अगर ये तो सबने कर ही रखा है, फिर भी अगर नहीं भी किया है, अच्छा आप बेस्ट 2 स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का पहले 4-5 लेक्चर में ये कराया गया, तो वो आप पढ़ लेना ना, फ्राइडे तक ये आपको कर लेना है। ये सिद्धि बोल रही है, श्रवणी और सिद्धि में लड़ाई करा देता हूँ। श्रवणी देखो, ये सिद्धि बोल रही है कि श्रवणी बादाम लेने गई है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो हाँ तेजस, अभी थोड़ा शांति बना, करना करूंगा, लेकिन देखो कैसे करना है। तो देखो बच्चों, ये तो आपको पहले 4 लेक्चर अगले फ्राइडे तक कर लेना है। ग्राफ बाई कैलकुलस आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। ग्राफ बाई कैलकुलस लास्ट बार मैंने नहीं कराया था, शुरू के बस थोड़े बच्चों को ही पता है, तो ये ज्यादा डिटेल में तो अभी नहीं कराऊंगा। काम भर की चीजें अभी पढ़ा दूंगा, बाकी का वैसे लगेगा भी नहीं, जितना अभी पढ़ाऊंगा उतने में अपना काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग ग्राफ बाई कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ये करा करके फिर हम लोग ग्राफ शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर तो इसमें ही चला जाएगा, और अगली क्लास से फिर हम लोग ग्राफ शुरू कर देंगे। तब तक बच्चों आप ये वाला पार्ट कर लेना है, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के तब तक 5 लेक्चर देख लेना। हम लोग तब तक ये वाला पार्ट आज पढ़ रहे हैं। बच्चों समझ आया सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? तब तक कैलकुलस, केवल हमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये वाले ग्राफ लगेंगे ना, तो वो सब रिवाइज कर लेना। बाकी लोग रिवाइज भी कर लेना ना। तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ग्राफ बाई कैलकुलस। तो देखो, आपको एक चीज ये पता है, ये सबने पढ़ा होगा कि जैसे कोई भी ग्राफ है, तो उस ग्राफ में डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। बताओ बच्चों, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैलकुलस में ये तो सब नहीं पढ़ा होगा ना, डिफरेंशिएशन का मीनिंग ना। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पर, तो उस टेंजेंट का ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा, उसका जो टैन होगा, इसको हम लोग स्लोप बोलते थे ना, और एम से दिखाते थे। और ये किसके बराबर होता था, इस पॉइंट पर आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो ना। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो वो क्या होगा, स्लोप होगा। tan थीटा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जिस भी पॉइंट पे आपने ये टेंजेंट बनाया, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ डाल दो डिफरेंशिएट करने के बाद। ठीक है बच्चों, ये तो सब होगा ना। बैच 2 आपसे पूछा जा रहा है मेनली, बैच
लैग लग रहा है मुझे भी थोड़ा। ठीक है, ये तो सबको पता होगा ना, बैच 2 वालों को भी सबको पता होगा। अब देखो हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आप उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। एक ग्राफ जो इंक्रीजिंग टाइप का होगा, एक डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ, और एक ग्राफ होता है कांस्टेंट टाइप। ना ग्राफ ऐसे 3 टाइप के हो सकते हैं। इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब कुछ ऐसा ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ मतलब कुछ ऐसा ग्राफ, और कांस्टेंट ग्राफ मतलब ऐसा। तो वो इंक्रीजिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं? निगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चलना है ना, निगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चलना है ना, ऐसे चलना है। तो अगर ऐसे जाने पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलना है, तो ऐसे जाने पर अगर ग्राफ ऊपर उठ रहा है तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ ऊपर उठ जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। लेकिन अगर आप निगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हो और ग्राफ नीचे आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ है। और अगर आप जब निगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो और ग्राफ की हाइट सेम बनी हुई है, हाइट ना तो नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है, तो वो कांस्टेंट ग्राफ है। ठीक है बच्चों, ये सब लोग को समझ आ गया है? इंक्रीजिंग किसको बोलोगे, डिक्रीजिंग किसको बोलोगे, और कांस्टेंट किसको बोलोगे? अब देखो इंक्रीजिंग ग्राफ में भी आप देखोगे कि इंक्रीजिंग में भी 3 टाइप के ग्राफ पॉसिबल होते हैं। इंक्रीजिंग में हाँ आयुष, नोट करना है। नोट करना कहाँ से रह गया तुम लोग का? नोट करते रहो बच्चों, यहाँ से, यहाँ ग्राफ से नोट करना शुरू करो। साथ साथ ही लिखने का ट्राई करो, जो रह जाए वो फिर मैं टाइम दे दूंगा, लिख लेना। नोट करो इसको। हाँ पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा। पीडीएफ का तो आप टेंशन लो ही नहीं, वो तो क्लास के तुरंत बाद ही शेयर कर दूंगा। सरकार ने बड़ी छोटी कोई क्लास छोड़ी ही नहीं है सिद्धि, खोली ही नहीं है अभी तक। बंद कहाँ की है? बंद तो लास्ट ईयर की थी। लास्ट ईयर जब once upon a time in 1920 on 21st March there was a lockdown started and it is now continued from for the last 1.5 year। अच्छा वो वाली बड़ी क्लास, अरे यार पहले बोलना था ना। तो वो बड़ी क्लास तो चल रही है अभी, बड़ी क्लास चल रही है यार। आवाज कम कराता हूँ 1 मिनट। इंग्लिश की तो लंका लग गई थोड़ी सी। अब देखो बच्चों, अगर संडे को बारिश हो जाएगी तो कोई शिरडी से आएगा, कोई डिंडोरी से, और फिर वापस बस पकड़ के चला जाएगा। घर शिरडी से श्रेयस आएगा बारिश का मजा लेते हुए, फिर वापस बस पकड़ के वापस बारिश का
आनंद लेते हुए वापस बस से जाएगा। तो बच्चों अब देखो आगे चलते हैं। देखो ये इंक्रीजिंग ग्राफ भी 3 टाइप का हो सकता है ना। हो सकता है कि ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रहा है, या फिर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तीनों ही इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, क्योंकि तीनों में जब आप इधर से निगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हो तो तीनों में ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है ना, सब में ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है, तो तीनों ही इंक्रीजिंग है कि नहीं बच्चों? तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। सेम वे में डिक्रीजिंग ग्राफ भी होगा। डिक्रीजिंग ग्राफ में भी ऐसे 3 टाइप पॉसिबल होंगे ना। ऐसे 3 टाइप इनके पॉसिबल रहते हैं। फिर इनको देखो ग्राफ के कुछ नाम देते हैं। जैसे इस वाले ग्राफ को अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो इसका, तो अगर आप इनको टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट के ऊपर आएगा ग्राफ, तो इसको हम बोलते हैं अबव टेंजेंट ग्राफ। ये ग्राफ है अबव टेंजेंट, शॉर्ट में एटी। तुम लोग देख रहे होगे काफी देर से सिद्धि एटी बीटी कुछ लिख रही थी, तो वो यही लिखना चाह रही थी। इस वाले को देखोगे तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ग्राफ टेंजेंट के नीचे आएगा, तो इसको आप बोलोगे बिलो टेंजेंट ग्राफ, शॉर्ट में बीटी। और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है ना, समझो ये वाला स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के लिए तो क्या होगा, टेंजेंट और उसी लाइन पे ही पड़ेगा ना, तो इसको हम ऑन टेंजेंट बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन या फिर ऑन टेंजेंट। क्या बात है, समरन ने अलग ही लेवल पे चल रहा है समरन। अब देखो यहाँ पर जो अबव टेंजेंट ग्राफ है उसको हम लोग कॉनकेव ग्राफ भी बोलते हैं। कॉनकेव ना, इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं अबव टेंजेंट वाले, उनको हम लोग कॉनकेव ग्राफ भी बोलते हैं। जो बिलो टेंजेंट वाले ग्राफ होते हैं उनको हम लोग कॉन्वेक्स ग्राफ बोलते हैं ना। और जो स्ट्रेट लाइन है वो तो स्ट्रेट लाइन है। तो देखो यहाँ पर अबव टेंजेंट को हम नाम देंगे कॉनकेव, इसको कॉन्वेक्स, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन। अमन कुंभर को क्यों याद करो तुम लोग? फिर देखो यहाँ पर सेम चीज यहाँ पे होगी। डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए भी ये वाला जो ग्राफ होगा वो टेंजेंट के ऊपर आएगा ना, तो ये हमारा अबव टेंजेंट या फिर कॉनकेव ग्राफ। अच्छा अच्छा, कंटेंट का निर्माता है वो। हाँ, लड़का तो बहुत टैलेंटेड है वो। ये हमारा ऑन टेंजेंट या फिर स्ट्रेट लाइन, और ये बिलो टेंजेंट या फिर कॉन्वेक्स ग्राफ। नाम क्लियर है बच्चों सभी को? इंक्रीजिंग ग्राफ हो या डिक्रीजिंग, उनके ऐसे 3 नाम रहते हैं ना। कांस्टेंट में कोई टेंशन नहीं है, कांस्टेंट में एक ही ग्राफ बनेगा। कांस्टेंट में केवल ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बन सकता है।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो इंक्रीजिंग ग्राफ में चाहे इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट हो या फिर इंक्रीजिंग बिलो टेंजेंट हो या फिर इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन हो, हर एक ग्राफ में अगर आप कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालो, तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो tan थीटा क्या आता है वहां पे बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है मतलब 0 से 90 के बीच में है, अगर यहाँ पे थीटा 0 से 90 के बीच में रहेगा ना, 90 से कम है, तो यहाँ पे tan थीटा ग्रेटर देन 0 है। tan थीटा ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या 0 है? dy by dx ग्रेटर देन 0 है। ठीक है बच्चों, इंक्रीजिंग ग्राफ में हमेशा dy by dx क्या होगा? ग्रेटर देन 0 आएगा ना। तो अब कहीं पे भी हमें अगर dy by dx करते हैं और चेक करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं वहां पे इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बन रहा होगा ना। dy by dx चेक करके हम पता कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग में भी देखो आपके दो टाइप पॉसिबल होंगे, अबव टेंजेंट, बिलो टेंजेंट, और सॉरी तीन टाइप, और ऑन टेंजेंट। तो ये क्या होगा? फर्स्ट ये वाला मैं अभी समझाता हूँ, लेकिन आपको ये की लगेगा क्या? अभी सही हुआ क्या?
अभी सही है? चलो तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए आप हमेशा देखोगे कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा ना। ऐसे अगर हम डिक्रीजिंग ग्राफ देखें, अगर हम डिक्रीजिंग ग्राफ में देखेंगे तो आप देखोगे इसमें हमेशा जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, उसके लिए जो थीटा बनेगा, थीटा हमेशा कैसे लेते हैं टेंजेंट के लिए? पॉजिटिव एक्सिस से ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्सिस जा रहा होगा उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लेते हैं हमेशा ना। तो थीटा हर जगह क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा होगा तो टैन वहां पे क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा बच्चों निगेटिव होता है, ये पढ़ लिया है सभी ने ना। ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ लिया होगा ना, ऑल साइन टैन कॉस ऐसे। कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होता है? बैच टू वाले बच्चों से भी पूछ रहा हूँ, सब बैच वन वालों ने रिप्लाई किया, बैच टू में पढ़ लिया है ना, ठीक है ओके। तो देखो यहाँ पे टैन थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। टैन थीटा निगेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है। अगर डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव हुआ मतलब वहां पे कौन सा ग्राफ बनेगा? डिक्रीजिंग वाला। डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो वहां पे कौन सा ग्राफ बनेगा? इंक्रीजिंग वाला। और कांस्टेंट में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। कांस्टेंट अगर आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे टेंजेंट भी इसी पे पड़ेगा ना। स्ट्रेट लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट एक ही पे रहते हैं, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना एंगल बनेगा? ये दोनों अभी पैरेलल लाइंस है, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल जीरो है। अगर उसका एक्स एक्सिस से एंगल जीरो है तो tan जीरो जीरो होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हमने को ये समझ लिया कि अगर हमारा डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, हम वहां पे इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाएंगे। अगर लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ, और अगर इक्वल टू जीरो होगा तो कांस्टेंट वाला ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? ये नोट हो गया है? नोट कर लो।
15 मिनट बचा है, मैं पढ़ा लूं, आप पीडीएफ से नोट कर लेना, जितना साथ साथ नोट कर पा रहे हो कर लो, बाकी पीडीएफ से कर लेना। तो आप देखो, इससे हमें एक चीज ये समझ आ गई कि जब भी कोई भी फंक्शन है, जैसे y जब इंक्रीज कर रहा है तो y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अगर y इंक्रीज कर रहा है तो y का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आएगा। y मतलब कोई भी हो सकता है, मान लो z होता है, z फंक्शन ऑफ x और z इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। कोई भी फंक्शन है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। मान लो आपका स्लोप है m, m भी x का फंक्शन है और वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे m भी क्या आएगा? m का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। कोई भी इंक्रीजिंग चीज का डिफरेंशिएशन हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है ना, और डिक्रीजिंग चीज का डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आएगा। अब देखो हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ रहते हैं, तो अगर हमें अब ये डिसाइड करना है कि एक बार इंक्रीजिंग आ गया तो इंक्रीजिंग में भी कौन सा इंक्रीजिंग, अबव टेंजेंट, बिलो टेंजेंट और ऑन टेंजेंट, 3 इंक्रीजिंग में कौन सा इंक्रीजिंग बना है, तो वो कैसे डिसाइड होता है? तो उसके लिए आप ऐसे देखो, मान लो एक अबव टेंजेंट ग्राफ बनाया हुआ है, अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अबव टेंजेंट देखो, तो अबव टेंजेंट ग्राफ में स्लोप क्या होगा? यहाँ पे स्लोप क्या हो रखा है? इसके लिए आप देखोगे तो स्लोप निगेटिव है, फिर जब यहाँ पे पहुंचोगे तो स्लोप कितना हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, फिर यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? 0, और फिर जब इधर आ जाओगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब मैं इधर को जा रहा हूं, पहले इधर वाले एक्स पे था, इस एक्स पे स्लोप निगेटिव था, फिर आगे गया तो स्लोप 0, फिर और आगे गया तो स्लोप पॉजिटिव। तो जब मैं इधर को आगे बढ़ रहा हूं तो एम का क्या हो रहा है? एम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यहाँ पे एम क्या है? इंक्रीजिंग है ना, स्लोप इंक्रीजिंग है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो उसका डीएम बाई डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और स्लोप मतलब क्या? स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स ना, मतलब अगर डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसको ऐसे लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अगर डबल डिफरेंशिएशन, इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू ऐसे बोलते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। स्क्वायर नहीं बोलते ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं बोलते, डी टू वाई बाई डी एक्स टू बोलते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब वहां पे कौन सा वाला ग्राफ बनाएंगे? अबव टेंजेंट वाला। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? बच्चों समझ आ रहा है? अगर आपका बिलो टेंजेंट वाला ग्राफ होता, ऐसा कोई ग्राफ है, तो इसमें देखो क्या होगा, पहले स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव है, यहाँ पे देखोगे तो थीटा 90 से कम है तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, बाद में स्लोप क्या हो जाएगा? 0, और इधर आते आते स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव से 0 हुआ फिर निगेटिव हुआ, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं एम की वैल्यू कम होती जा रही है। बिलो टेंजेंट ग्राफ में क्या होता है, आप जैसे जैसे आगे जाते हो एम कम होता है ना, कोई चीज प्लस में थी फिर 0 हुई फिर माइनस हो गई, इसका क्या मतलब है? कि वो कम हो रही है। कम हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कोई भी चीज कम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू लेस देन 0। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूँ?
और अगर आप एक कांस्टेंट लोगे, कांस्टेंट में क्या स्लोप चेंज हो रहा है, हर जगह आपका स्लोप 0 बना हुआ है ना कांस्टेंट के लिए, सॉरी स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ऑन टेंजेंट, ऑन टेंजेंट ग्राफ के लिए थीटा हर जगह सेम आएगा ना, tan थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना बच्चों। ये बात क्लियर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अब इसको आप लिख दोगे डी बाई डी एक्स, एम की जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अगर 0 आएगा तो आप कौन सा ग्राफ बनाओगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जितना नॉलेज चाहिए वो हमें अब मिल चुका है। अब हम लोग एक जगह सब कुछ समराइज कर लेते हैं और फिर इसको यूज करके ग्राफ बनाना सीखते हैं ना। लिखने का काम आप लास्ट में कर लेना। तो हमने देखो अब ये समझ लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें क्या पता चल जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करने से हमें पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है, या फिर कांस्टेंट वाला ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, एक बार डिफरेंशिएशन से हमें ये पता चलता है। और डबल डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता चलता है, तो उसमें कौन सा वाला बनाना है, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, कौन सा वाला, अब टेंजेंट। डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो चाहे इंक्रीजिंग ग्राफ हो या डिक्रीजिंग, वो कैसा रहेगा, अब टेंजेंट। लेस देन 0 आया तो बिलो टेंजेंट, इक्वल टू 0 आया तो ऑन टेंजेंट। ऑन टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें यही दो चीजें लगती है ना। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बस फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इस पे एक एग्जांपल देखो। मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो हम लोग अब कैसे करेंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। 2x मतलब x हमारा 0 से बड़ा है ना, x 0 से बड़ा है मतलब ये हमेशा बड़ा आएगा ना 0 से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर तो। नहीं, ये कितना आएगा, 0 से बड़ा आएगा ना, 0 से बड़ा आएगा। तो आप कौन सा ग्राफ बनाओगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग वाला। फिर डबल डेरिवेटिव चेक करोगे, डबल डेरिवेटिव मतलब जो पहला डेरिवेटिव का रिजल्ट है इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो 2 आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा ना, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब कौन सा वाला ग्राफ, अब टेंजेंट। इंक्रीजिंग और अब टेंजेंट ग्राफ बनाना है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसा ग्राफ बनेगा। पहले ग्राफ कहाँ पे बनाना है, 0 से लेकर के आगे का, 0 यहाँ पर है और इसके आगे का ग्राफ बनाना, निगेटिव एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है। समझो बच्चों, निगेटिव एक्स के लिए ग्राफ नहीं बनाना, केवल पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ बनाना। अब आप इसमें, आपको नेचर पता है कि कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ इंक्रीजिंग अब टेंजेंट ना। लेकिन अब वैल्यू डाल दो, 0 डालोगे तो कितना मिलेगा, ये y इक्वल टू एक्स, 0 डालोगे तो y 0। नेचर जानने के बाद आपको वैल्यू डाल के शुरुआत कहाँ से करनी वो देखना रहेगा। और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट पहुंचेगा तो y भी कितना पहुंच जाएगा, मतलब 0 से स्टार्ट करना है ग्राफ को और कहाँ पे जाना है, इन्फिनिटी को। तो ऐसे कुछ आप इंक्रीज करते चले जाओ। समझो, जब आपका ये इनफाइनाइट को जा रहा होगा तो ये y में भी इनफाइनाइट को जा रहा है। समझ आया बच्चों, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और अब टेंजेंट ग्राफ है। तो इतनी चीजें बच्चों अब अच्छे से रिवाइज कर लेना।
ना, इतनी चीजें अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और ग्राफ की प्रैक्टिस करके हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स में इसको कैसे यूज करना है। और नेक्स्ट क्लास तक सबको ग्राफ बाई कोऑर्डिनेट भी वीडियो देख लेना है। और होमवर्क में हाँ, और टर्फ पे फुटबॉल फुटबॉल नहीं खेलना है भाई, फुटबॉल से चोट लग जाएगी। क्रिकेट भले ही खेल लो। 22 से, हाँ नदी के किनारे ही फिक्स कर रहा हूँ, 22 से 24 तक। और इन टेक्स्ट 4 कंप्लीट। और इसके बाद एक्सरसाइज 1 से भी होमवर्क देता हूँ यार। ये होमवर्क में डाउट के लिए आपके पास देखो मैंने सोल्यूशन भी भेजे हुए हैं, लास्ट ईयर के भी जो क्लासेस हुए हैं उनके भी वीडियो पड़े हैं, उसमें भी डाउट देख सकते हो। थोड़ा क्लास का डाउट कम करो यार, बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं क्लास के। थोड़ा सा पढ़ाने का टाइम ज्यादा करो। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 22 सोल्यूशन लास्ट में देख सकते हो बेटा, तुरंत मत देखो, तुरंत मत देखा करो। होमवर्क करने के बाद देख सकते हो, होमवर्क करने के बाद देख सकते हो। और वीडियो सोल्यूशन भी बाद में देख सकते हो। एक बार जब होमवर्क कर लिया, जितने भी डाउट हैं सब नोट कर लो, फिर लास्ट में देखो। 21 तक हो गया है, बीच में कुछ छोड़े होंगे, बीच में कुछ शायद छोड़े होंगे लास्ट टाइम। ठीक है, तो फिर अभी जो भी है यहीं तक कर पाएंगे अभी। वेरिएबल नहीं, नहीं आगे का कर सकते हैं, वेरिएबल वाला कर सकते हैं। 40 से 44। ठीक है बच्चों। वन नोट डार्क मोड में व्यू पे जाना है, व्यू पे पेज कलर पे जाना है। अच्छा ठीक है बच्चों। देखो पेज कलर में ऑप्शन ही नहीं है ब्लैक कलर का, दिख रहा है यहाँ पर तेजस। ये यार ये नए वाले में नहीं है, पुराने वाले में रहता था डार्क मोड में वो पेज कलर का ऑप्शन। इसमें यही कलर है केवल। ठीक है बच्चों, क्लोज करता हूँ। बाय एवरीवन।